आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियोस थी उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में बात किया हुआ है। बाकी और भी टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहां पे प्रीवियस में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन बेस पर मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये जो नोट्स है वो आप लोगों को एप्लीकेशन पर डाला जा रहा है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को पैनिक नहीं होना है कि किस तरह से क्या पढ़ना है, कहाँ से टॉपिक को पढ़ना है। जो भी टॉपिक्स हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आपको रेगुलर बेसिस पर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसका एमसीक्यू आ रहा है, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। राइट, तो चलिए आज हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। और जो चीजें पूछी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा ज्ञान के भंडार के लिए आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपके पास बुक्स तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल। तो देखिए, कहा जाता है कि जो राज्य की परिभाषा है वो 152 में दी गई है। राज्य की परिभाषा 152 में है और राज्यों का एक राज्यपाल होगा वो अनुच्छेद 153 में कहा जाता है। उसी तरह से राज्य का जो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, वो 153 में बात कही जाती है। यानी राज्यों का जो राज्यपाल होगा, इसका मतलब यही हुआ कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा और इसका परिभाषा यानी ये जो अनुच्छेद है 153 में दिया गया। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आमतौर पर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त की जा सकती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ये संविधान संशोधन था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 154। अब इसमें कहा जाता है कि राज्यों की कार्यकारी जो शक्तियां होंगी वो इसमें वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा जाता है कि राज्यों की कार्यकारी जो शक्ति होगा वो राज्यपाल में निहित होगा। जैसे राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो प्रत्यक्ष या फिर अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, ये कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद यहाँ पे भी हमने क्या क्या देखा। राज्यों की परिभाषा 152, राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 में कहा गया। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी, वो 154 में है। इसी तरह से आपने राष्ट्रपति वाला भी देखा होगा कि जो देश की कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, वो अनुच्छेद 53 में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। लगभग मतलब जो केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 155, ये सबसे ज्यादा अनुच्छेद पूछा जाता है और एकदम वीवीआई आप इसे मार्क कर लो क्योंकि हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। राज्यपाल की नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 155 में कहा जाता है। ठीक है, 155, राष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा इनको नियुक्त करते हैं। यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल की। ठीक है, कौन से अनुच्छेद, 155 के द्वारा। 156 में इनकी पदावधि के बारे में बात होती है। 156 पदावधि 5 वर्ष के लिए राज्यपाल का जो पद होता है। ध्यान रखिएगा, हालांकि 5 साल की यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकता है। मतलब अगर राज्यपाल चाहे जब चाहे अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि संविधान में राज्यपाल के महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं। जैसे कि हम राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि उन पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है, लेकिन राज्यपाल पर महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 157। अब इसमें कहा जाता है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता जो है, यानी इनकी योग्यता के बारे में बात करती है 157 अनुच्छेद। तो एक बार सभी अनुच्छेद को फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि राज्यों का जो परिभाषा दिया गया वो अनुच्छेद 152 में है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, वो अनुच्छेद 153 में कहा गया। ठीक है, जनरली माना जाता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन संविधान संशोधन 1956 यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 154, जिसमें राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। फिर 155 के बारे में बात करते हैं। तो 155 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे करता है। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में है और 157 तो अभी हम देख ही रहे जिनमें योग्यता के बारे में बात कही जाती है।
तो योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए भाई, और आयु 35 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए, 35 वर्ष या फिर उससे अधिक होना चाहिए। वह बाहरी राज्य का होना चाहिए, यानी अगर मान के चलो कि हम लोग, अगर कोई व्यक्ति बिहार का राज्यपाल बनने चाहता है तो वो किसी और स्टेट में जाकर के मतलब वो मतलब किसी और स्टेट का होना चाहिए, सॉरी, कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने स्टेट का नहीं होना चाहिए, क्लियर, वो बाहरी राज्य का होना चाहिए जिससे वो स्थायी राजनीति से मुक्त रहे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 158। अब इसमें क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें दी गई, ठीक है। 55 में नियुक्ति होता है, 56 में पदावधि है, 57 में योग्यता है, 58 में यहाँ पे, यानी 158 की बात करें, 58 मतलब सिर्फ 58 नहीं, 158 में राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें दी गई हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। शर्तें क्या होनी चाहिए कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है एवं मतलब नियुक्त किया जाता है तो भत्ते एवं जो परिलब्धियां होंगी वो दोनों राज्यों का शेयर किए जाते हैं, ठीक है, दोनों राज्यों का उसको शेयर करके मिलता है। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 159 में क्या कहा जाता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा जो शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञान है वो है कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो हाईकोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे यानी उनसे जो बड़े न्यायाधीश होंगे वो फिर उनको पद की शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत, जो कि हम जानते हैं, क्लियर। राष्ट्रपति वाले से पहले देख लीजिएगा ताकि और दोनों में कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से आपको पता चले। फिर आता है अनुच्छेद 160, इसमें कि किसी अन्य राज्य की नियुक्ति यानी किसी अन्य राज्यपाल की नियुक्ति या फिर राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासन के बारे में बात कही जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अनुच्छेद 161, इसमें है कि राज्यपाल की क्षमादान एवं अन्य शक्तियां दी गई, जैसे कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान है वो 72 के अंतर्गत आपने देखा है, तो राज्यपाल के लिए भी है वो 161 के अंतर्गत आता है। दंड से मुक्त कर सकता है, स्थगित या फिर अवधि घटा सकता है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, ये पॉइंट याद रखिएगा, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। अब आता है यहाँ पर कि राज्यपाल की जो कार्य एवं शक्तियां हैं वो किस तरह से डिवाइड होता है, तो कार्यकारी शक्तियां भी होती है, विधायी शक्तियां भी होती है, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां होती है। इस तरह से 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो हम चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्तियां में सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो है वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है, राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। अब यहाँ पे अनुच्छेद 164 जो आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है और 165 इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत 164 अनुच्छेद जो है राज्यपाल राज्य के सीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के द्वारा की जाती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो 164 है, ठीक है। और 165 में क्या है कि राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, जो केंद्र में जो महान्यायवादी होते हैं, अनुच्छेद 76 आपने देखा है, उसी तरह से राज्य में 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है, जिसके राज्यपाल के द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अनुच्छेद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, थोड़ा सा देखिए। राज्यपाल द्वारा अन्य जो नियुक्तियां की जाती है, जैसे स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष जो होते हैं, सदस्य होते हैं, जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति को राज्य में कार्यकारी शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो वो राष्ट्रपति शासन आपने जानते हैं 356 के तहत ऐसा जो लगाया जाता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि विधायी शक्तियां इनकी क्या क्या है। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत 2-4 अनुच्छेद और आते हैं जो याद रखना है। देखिए विधायी शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले याद रखिए अनुच्छेद 174 जो कि राज्य विधानमंडल के सत्र बुला सकता है, सत्रवासान कर सकता है एवं विघटन कर सकता है, राज्यपाल के द्वारा ये होता है, ठीक है। 174 अनुच्छेद ये ध्यान रखेंगे। विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल में दोनों आता है, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों आता है, दोनों को राज्यपाल जो है वो इस तरह से कर सकता है, सत्र को बुला सकता है, सत्रवसान कर सकता है या फिर विघटन कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 175 में क्या बात की जाती है, 175 में कहा जाता है कि राज्यपाल का राज्य के विधानमंडल में
अभिभाषण संबोधन दे सकता है एवं संसद भेजने का संदेश भेजने का अधिकार इसको होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल मतलब क्या होता है, दोनों विधानसभा और विधान परिषद में अभिभाषण संबोधन कर सकता है, संबोधन दे सकता है। ठीक है, और संदेश भी भेजने का अधिकार इनको होता है। ठीक उस तरह से अनुच्छेद 176 की बात करें तो वह प्रत्येक आम चुनाव और वर्ष के पहले सत्र के बाद राज्य विधानमंडल के सत्र को संबोधित करता है। यानी दोनों जो विधानमंडल और विधान परिषद और विधानसभा है, दोनों को संबोधित करता है प्रत्येक आम चुनाव और वर्ष के पहला सत्र वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुच्छेद 192। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 192 में कहा जाता है कि चुनाव आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न को निर्णय लेता है। ठीक है, कौन लेता है? तो ये प्रश्न भी हाल फिलहाल में पेपर में पूछा गया था। तो अयोग्यता के संबंध में अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 192 अनुच्छेद के तहत। इंपॉर्टेंट है, एकदम भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 200 जो आप देख रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि जब कोई विधेयक विधायिका द्वारा पास हो जाने पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो बिल पर सहमति देगा या फिर रोक देगा, पुनर्विचार हेतु लौटा देगा यदि धन विधेयक नहीं है। मतलब देखिए, धन विधेयक को वो नहीं कर सकता, मनी बिल को मतलब उसे पास करना होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और विधेयक है तो या तो फिर उसे सहमति दे देगा, अपना एग्री कर लेगा कि हाँ ठीक है सहमत है, या फिर उसे रोक सकता है, या फिर इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो धन विधेयक ना हो। ठीक है, धन विधेयक को वो नहीं लौटा सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है। यानी हमने यहाँ पे देखा 174, 175, 174 में कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है या फिर विघटन कर सकता है। 175 में कहा जाता है कि राज्यपाल का राज्य के विधानमंडल में अभिभाषण को संबोधन करना। 176 वो प्रत्येक आम चुनाव के समय में, यहाँ पे हमने देखा कि प्रत्येक आम चुनाव और वर्ष के पहले सत्र के बाद विधानमंडल के सत्र को संबोधित करता है। 192 में हमने देखा कि अयोग्यता के जब प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राज्यपाल करता है, वो अनुच्छेद 192 के तहत। और 200 में आपने देख ही लिया कि वो कोई विधेयक को मतलब उस पर अपना निर्णय ले सकता है, सहमति देना या फिर उसे रोक कर रखना या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, लेकिन शर्त ये रहेगा कि वो धन विधेयक ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है अनुच्छेद 213। तो देखिए 213 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति वाला जो चीज देखा था उसमें भी हमने ये पॉइंट देखा था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के तहत, जबकि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में, मतलब थोड़ा सा अंक बदल जाता है। राष्ट्रपति वाला 113 होता है, 123 होता है, और इनका देखिए आप 213 होता है। जब राज्य की विधायिका सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान रखना है कि इन अध्यादेशों को राज्य सरकार द्वारा नए सत्र के चालू होने पर 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आता है इनका वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की निगरानी में वार्षिक वित्तीय जो विवरण है वो, यानी जो राज्य बजट है, विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, वित्तीय जो शक्तियां हैं ये इसी के अंतर्गत आता है कि वार्षिक जो बजट है, यानी राज्य का बजट जो हर वर्ष पेश किया जाता है, तो राज्यपाल की निगरानी में ये इनको सामने रखा जाता है। धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ पूछे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है तो वो राष्ट्रपति करता है, 200 अनुच्छेद आपको पता होगा, अनुच्छेद 280 के तहत। लेकिन अगर राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य में भी सेम उसी तरह से वित्त आयोग का गठन करता है, वो राज्यपाल के द्वारा होगा। नेक्स्ट आता है कि न्यायिक शक्तियां इनकी क्या क्या है। तो देखिए न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 161 भी आप देख रहे हैं, राज्यपाल का क्षमादान करने की जो शक्ति है वो यहाँ पे कर सकते हैं क्षमादान, जैसे कि राष्ट्रपति 72 के अंतर्गत, उसी तरह से इनका है 161। अनुच्छेद 233 में कहा जाता है कि वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण या फिर पदोन्नति कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको सारी चीजें बताई गई, जो चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हमने देखा। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कलेक्ट करके रखा है जो कि पेपर में पूछा गया, वो चलिए देख लेते हैं।
राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? 168 के फर्स्ट के तहत, 168 के फर्स्ट के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य कार्यपालिका का संबंध होता है भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। ठीक है। राज्यपाल त्याग पत्र देगा, वो किसे देगा? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 156 के 2 में ये बात कही जाती है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 154 के फर्स्ट के तहत। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने बताया था आपको ऊपर में कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यपाल की नियुक्ति 155, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। ठीक है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 156 के फर्स्ट के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, यानी कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा ये दिया जाता है। अनुच्छेद 202 के 3 के क में ये बात कही गई है। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो अभी हमने ऊपर में देखा था ना कि 200 अनुच्छेद जो बात कही गई थी यही था, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार। और राज्यपाल के विरुद्ध जो अभियोग है कहाँ लगाया जा सकता है? तो कोई प्रावधान नहीं है। मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि कोई प्रावधान नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो को यहाँ तक जरूर देखा होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो जाहिर सी है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब बात यह आती है कि क्या आप इस तरह का नोट्स बनाना चाहते हैं डेली बेसिस पर? तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। बनाया बनाया चीज़ अगर आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम यही चाहते हैं कि आपको जो भी हमारा नोट्स है वो आपको डायरेक्ट मिल सके। तो उसके लिए हमारे जो एप्लीकेशन पर एसो वाला बैच है या फिर बिहार एसआई का जो बैच है, आप इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। वहां पर आपको सारी हमारी पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारा नोट्स मिल जाएगा। तो आप आराम से प्रिंट आउट करा करके पढ़ सकते हो, मतलब बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। और इसके ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जो कीमत है वो 149 है, और इसका प्राइस 1 से 2 दिन के अंतर्गत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फिर आपको लेने में दिक्कत होगी, और फिर आप 149 में शायद ही कभी ले पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द जाइए एप्लीकेशन पर और जाकर के अभी इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।